गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सभी को नमस्ते, प्रणाम। वॉइस आ रही है अगर सभी बच्चों को यहाँ पर, तो जल्दी से बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक है या फिर नहीं है। तो चलो क्लास को हम सभी यहाँ पर शुरू करें। ठीक है, ओके बच्चों, आ जाइए सभी बच्चे आ जाइए। यहीं रख दो। ठीक है बच्चों, ओके। तो चलो शुरू करें आज की कक्षा को। ओके, आइए सभी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ठीक है, आइए सभी बच्चे। ठीक है, तो चलो क्लास को हम सभी यहाँ पे शुरू करते हैं। और जो आज हमारी कक्षा यहाँ पर रहेगी, जो क्लास हमारी रहेगी, इसमें हम सभी बात करेंगे आज। लिखते हैं सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक। ये सही नहीं है, रुक जाओ, चेंज कर देता हूँ। तो लिखते हैं यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम सभी बात करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच में क्या अंतर होता है। तो लिखेंगे प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक के बीच का अंतर। ठीक है, चलो तो शुरू करें यहाँ पर। ओके, ठीक है चंद्र प्रकाश, ओके, आ जाइए सभी बच्चे, आ जाइए और चलो क्लास को हम सभी यहाँ पर शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम सभी ने यहाँ पर यह देखा कि जो भी हम सभी यहाँ पर सेल्स को देख रहे थे, तो सेल के अंदर अगर हम यहाँ पर बात अकी और गुलशन, आप दोनों बहुत जल्दी ब्लॉक होने वाले हो, खास तौर से गुलशन, थोड़ा तमीज से बात करो, नहीं तो 2 मिनट में यहाँ से रवाना कर दिए जाओगे। तो पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। ओके बच्चों, आ जाओ। तो सबसे पहले हम सभी यहाँ पर बात करेंगे ठीक है सनी, ओके। तो सबसे पहले हम सभी यहाँ पर बात करेंगे पहले नंबर पर कि हमने जो कुछ भी यहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा, सेल पढ़ा, सेल के बाद हमने पढ़ा कि सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं, जो कोशिकांग होते हैं, वह किस तरीके के होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है। ऐसे हमने पूरा का पूरा जो भी सेल होती है, जो भी कोशिका होती है, उसके अंदर जो कोशिकांग होते हैं उनके बारे में हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल से पढ़ा। ठीक है, अब हमारा जो फोकस रहेगा वो ये कि जब हम सेल को देखते हैं बेटा, तो सेल दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। और हम लोगों ने बहुत बार इस शब्दों को समझा भी, मतलब सुना कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो चलो आज इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं और यह देखेंगे कि भाई प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक से कैसे यहाँ पे अलग होता है, और ऐसे कौन कौन से जीव हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से बने हैं, और ऐसे कौन कौन से जीव हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल से यहाँ पर बने हैं। एक चीज और आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में यह रखना पड़ेगा कि जो भी हमारे सेल होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक नाम है, इसका हिंदी में कोई अलग से नाम नहीं है। आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऐसे ही यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे बेसिक से मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए शुरू करती हूँ। सबसे नीचे से हम सभी यहाँ पर शुरुआत यहाँ पर करते हैं। जो मेन अंतर होता है वहां से हम सभी शुरू करते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछता है। तो चलो एक तरफ लिख लेते हैं यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल, एक तरफ यहाँ पे लिखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे यहाँ पर
यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक कोशिका। तो चलो सबसे पहले हम इन दोनों में डिफरेंस यहां पर समझते हैं, जो बेसिक डिफरेंस यहां पर कहलाया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप हिंदी पढ़ते हो तो शब्दों का संधि विच्छेद आप कर लेते हो, बिल्कुल उसी तरीके से इसका भी हम सभी क्या करेंगे, संधि विच्छेद यहां पर करेंगे। तो पहला है प्रो कैरियोटिक, प्रो, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रो। और जो दूसरा शब्द है वो क्या है यहाँ पे बच्चों, कैरियोटिक। दो शब्द यहाँ पर है, प्रो और कैरियोटिक। तो बच्चों जब हम यहाँ पर प्रो के बारे में बात करते हैं कि प्रो का क्या मतलब होता है, तो आंसर करना है, इसका मतलब होता है यहाँ पे इमैच्योर, या फिर अभाव, या फिर आप इसको कह सकते हो प्रिमिटिव। क्या हो सकता है यहाँ पर, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब होता है यहाँ पे आदिम, और इसी को आप सभी क्या कह सकते हो कि इमैच्योर है, या फिर आप इसको कह सकते हो कि रूडिमेंट्री है, छत विकसित, छत विकसित है, ठीक है। और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी केंद्रक, ठीक। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू, मतलब वास्तविक, सत्य, ठीक है। और कैरियोटिक का क्या मतलब है यहाँ पे, अगेन न्यूक्लियस, यानी केंद्र, ठीक है। तो ये हमने संधि विच्छेद किया। अब चलो इसको समझना यहाँ पर शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हम अगर अपनी बात करें तो हम सभी कौन हैं, होमोसैपियन है। हम सभी क्या है यहाँ पर, होमोसैपियंस है हम सभी, हाँ बिल्कुल है, हम सभी होमोसैपियंस। हम सभी कहलाए जाते हैं यहाँ पे आधुनिक मानव, यानी एक मॉडर्न मैन यहाँ पर कहलाए जाते हैं। हम सभी क्या है, आधुनिक मानव हैं। लेकिन हमारे आने से पहले इस पृथ्वी पर किस तरह के मानव आए, जिनको हम सभी कहते हैं आदि मानव। आप सभी ने ये शब्द सुना होगा, क्या शब्द सुना होगा आप सभी ने यहाँ पर, आदि मानव शब्द आप लोगों ने यहाँ पर सुना होगा, ठीक है। और जो आदि मानव है वो हमसे पहले आए और फिर हम सभी यहाँ पर बने। अब ये बात यहाँ पे बताओ कि आदि मानव हमसे ज्यादा विकसित हैं या हम ज्यादा विकसित हैं, बताइए कमेंट करके फटाफट से। हम ज्यादा यहाँ पर विकसित हैं या आदि मानव ज्यादा विकसित है, आंसर करना। हम यहाँ पर विकसित हैं, जबकि आदि मानव पहले जरूर आए पर वो उतने विकसित यहाँ पर नहीं है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम सभी क्या देखेंगे, अगर हम यहाँ पर एक सेल को देख रहे हैं, एक कोशिका को यहाँ पर देख रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक के अंदर कोशिका होती ही नहीं है, उनका ये कहना है, ठीक है, कि वो ये कहते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है, उसके अंदर आप देखोगे कि केंद्रक होता ही नहीं है, लोग ऐसा कहते हैं, पर ये सच्चाई नहीं है, ठीक है। तो फिर सच्चाई क्या है कि इसके अंदर केंद्रक जैसा कुछ तो पाया जाता है, ठीक है, लेकिन इसके चारों तरफ जो केंद्रक कला होनी चाहिए वो यहाँ पर उपस्थित नहीं होती। जैसे नॉर्मली अगर आप किसी भी एक सेल को देखोगे तो सेल में क्या है, यहाँ पर एक केंद्रक पाया जा रहा है, एक न्यूक्लियस यहाँ पर पाया जा रहा है, हाँ भाई बिल्कुल अच्छे से पाया जा रहा है। और जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ आप सभी देखते हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाया जाता है। और हिंदी में आप इसे कह सकते हैं कि भाई केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली भी यहाँ पर अच्छे से पाई जाती है, हमने पढ़ा है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, हमारे प्रोकैरियोटिक के बारे में, तो आप क्या कहोगे कि इसके पास केंद्रक तो है, केंद्रक जैसा कुछ हमें दिखाई तो दे रहा है, न्यूक्लियस दिखाई तो दे रहा है, लेकिन केंद्रक कला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके पास क्या नहीं है, तो आंसर करना है absence of any nuclear membrane। और हिंदी में इसे क्या कहा जाएगा कि केंद्रक कला का अभाव, या केंद्रक कला या झिल्ली अनुपस्थित होती है। कैसी होती है, अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जब हम किसी भी कोशिका को यहाँ पर देखते हैं
तो वो सभी के सभी जो कोशिका यहाँ पर होती है उसमें आपको बीच में क्या दिखाई देगा, प्रॉपर न्यूक्लियस दिखाई देगा, प्रॉपर केंद्रक दिखाई देगा, और केंद्रक के चारों तरफ आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन अगर हम सभी यहाँ पर बात करते हैं प्रोकैरियोटिक के बारे में, तो इसमें केंद्रक तो होता है पर केंद्रक के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, केंद्रक कला नहीं पाया जाता है। और एक चीज और यहाँ पर यह ध्यान में रखिएगा कि यही मुख्य अंतर होता है। तो अगर केंद्रक कला नहीं है तो क्या यह अच्छे से काम कर पाएगा? जो हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका है, क्या यह अच्छे से यहाँ पर काम कर पाएगी? प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं, ये अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। और इसी वजह से इस तरह की कोशिका को हम सभी यहाँ पर क्या बोल देते हैं? इस तरह की कोशिका को हम सभी इमैच्योर सेल बोल देते हैं। यानी इसे हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे अवयस्क कोशिका कह सकते हैं, जहां पे न्यूक्लियस है तो पर वह किसी भी तरीके से काम यहाँ पर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि इसके पास केंद्रक है पर केंद्रक कला नहीं है, और इसी वजह से यह अल्प विकसित है, ज्यादा अच्छे से डेवलप्ड नहीं है। ठीक, और साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये इमैच्योर है, यह कैसा है? यहाँ पे अवयस्क है, ये अच्छे से काम यहाँ पर नहीं कर रहा है। तो इसमें न्यूक्लियस रहे चाहे ना रहे, न्यूक्लियस रहे चाहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई अच्छे से काम यहाँ पर कर ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस की अगर आप बात करो तो न्यूक्लियस कैसा होगा? होगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, और इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, या फिर छत विकसित यानी रूडिमेंट्री है, मतलब टूटा फूटा यह है। छत विकसित का मतलब क्या होता है? रूडिमेंट्री का मतलब होता है टूटा फूटा यह है, कोई अच्छे से काम ये यहाँ पर नहीं कर रहा है। यहां तक सबको समझ आया? यहां तक क्लियर हुआ? सबको समझ आया? ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, है ना। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। अब इसके पास न्यूक्लियस तो होता नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लो, देखो मैं यहाँ पे कुछ बताना चाह रही हूँ, उसको ध्यान से समझो। जैसे इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, पहली बात क्या, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है, तो आंसर क्या करना है? यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ही यहाँ पर आपको आंसर करना है कि इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और उनके पास न्यूक्लियस है, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, आपको ये यहाँ पर आंसर करना है। दूसरे नंबर पर यह ध्यान में रखना है कि अगर मान लो ये ऑप्शन में नहीं दिया, अगर ये ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दिया, तब आप सभी क्या कहोगे? न्यूक्लियस के पास आओगे कि इसके पास न्यूक्लियस नहीं है और उसके पास न्यूक्लियस है। अभी भी नहीं समझ आया? चलो मैं बताती हूँ। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है बच्चों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है? ए ऑप्शन, अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी केंद्रक कला का अभाव। ठीक है, बी क्वेश्चन क्या, बी ऑप्शन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? न्यूक्लियस इज अब्सेंट, केंद्रक का अभाव। ठीक, तो अगर मान लो ए ऑप्शन में दिया है केंद्रक कला का अभाव और बी ऑप्शन में यहाँ पर क्या दिया हुआ है? केंद्रक का अभाव, तो आप किसको टिक करोगे? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो डिफरेंस है उसमें आप किसको टिक करोगे? तो आंसर करना, अगर ऐसा दिया है तो हम हमेशा क्या कहेंगे कि केंद्रक कला का अभाव, इसी को ही हम सभी यहाँ पर पहले प्राथमिकता देंगे। अगर यह ऑप्शन में नहीं दिया तभी आप बोलना केंद्रक का अभाव। ठीक है, तभी आप क्या बोलोगे यहाँ पे? केंद्रक का अभाव। लेकिन अगर केंद्रक कला का अभाव दिया है तो वही हमारा आंसर यहाँ पर सही बनेगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? क्लियर है? चलो अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि जब इनके पास केंद्रक कला नहीं होता तो इसका जो केंद्रक है वह कैसा है? यहाँ पर अच्छे से डेवलप्ड नहीं है, अच्छे से बना हुआ वो नहीं है, तो इसीलिए इसके न्यूक्लियस को,
मैम हमारी कोशिका में यह पाया जाता है। नहीं बच्चों अभी रुक जाओ, सब कुछ मैं बता रही हूँ ना, रुक जाओ अभी। तो इसी वजह से इस तरह की कोशिका को हम सभी क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं हम सभी, न्यूक्लियोइड के नाम से हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी कोशिका जिसके अंदर आपको केंद्रक दिखाई तो दे रहा है, पर केंद्रक के चारों तरफ कोई भी केंद्रक कला नहीं है, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात हो रही है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, जो अच्छे से यहाँ पर नहीं बना हुआ है, उसको हम सभी और किस नाम से यहाँ पर जान सकते हैं, न्यूक्लियोइड के नाम से भी हम सभी इसे यहाँ पर जान सकते हैं। ठीक है अभिषेक, सभी को समझ आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं कि भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका किनके किनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एक तरफ कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसके अंदर पाई जा रही है, ठीक है, और दूसरी तरफ हम सभी लिखेंगे कि यूकैरियोटिक जो कोशिका है वह किसके अंदर पाई जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक, जितने भी तरह की बैक्टीरिया होगी, जितने भी तरह की जीवाणु होंगे, ठीक है, वो सभी के सभी किसके बने हुए होंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने हुए होंगे। किसके बने हुए होंगे बच्चों, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका के यह बने हुए होंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पर जितने भी यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, जितने भी यहाँ पर नील हरित शैवाल होते हैं, वो सभी के सभी किसके बने हुए होंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका के ही बने हुए होंगे। ठीक है, दूसरी तरफ यूकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो सभी तरह के जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका, तो जो भी जंतु कोशिका होगी वह किसकी बनी होगी, यूकैरियोटिक कोशिका की ही बनी होगी। इसके अलावा जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, तो प्लांट सेल यानी पादप कोशिका, तो जितनी भी पादप कोशिका होगी वो सभी के सभी किसके बने होंगे, तो आंसर करना यूकैरियोटिक कोशिका के ही यहाँ पर बने हुए होंगे। ठीक है, इसके अलावा तीसरे नंबर पर हम सभी बात करेंगे यहाँ पे फंजाई यानी कि कवक, जितने भी कवक की कोशिका होगी वो सभी यूकैरियोटिक सेल से बनी होगी। जैसे मशरूम, कवक का उदाहरण क्या हो गया, जैसे मशरूम, फफूंदी, पेनिसिलियम, है ना, ये सब क्या होते हैं यहाँ पर, तो आंसर करना कवक होते हैं। तो कवक की जो कोशिका होगी वह किसकी बनी है, यूकैरियोटिक कोशिका की ही यहाँ पर बनी हुई होगी। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रोटोजोवंस क्या हो जाएंगे बच्चों, तो आंसर करना है यहाँ पर प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या हो गए, जैसे कि अमीबा, जैसे कि पैरामीशियम, जैसे कि युग्लिना, है ना, जैसे कि प्लाज्मोडियम, ये सभी किसके उदाहरण होते हैं, प्रोटोजोआ के उदाहरण होते हैं। तो ये सभी के सभी किसके यहाँ पर बने हुए हैं, तो आंसर आपको करना है कि ये सभी के सभी आपके यूकैरियोटिक सेल के यहाँ पर बने हुए होंगे। ठीक है, ठीक है तौफिक, मैंने देख लिया है। ओके ओके बच्चों, ठीक। अब जैसे एक बच्चे ने यहाँ पर बोला कि मैम शैवाल, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं शैवाल जो होता है बच्चों वह एक सरल तरीके का पौधा होता है। ठीक है, तो इसीलिए शैवाल किसके अंदर आ जाएगा, पौधों के अंदर ही आ जाएगा। ओके, अच्छा एक ने बच्चे ने बोला वायरस, अच्छा 3-4 बच्चे कह रहे हैं वायरस, इन बच्चों को ऐसे मुर्गा और बतख बनाया जाए, इन बच्चों को वायरस कहाँ से आ जाएगा यहाँ पर। अरे बच्चों मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्या, सेल थ्योरी पढ़ाई थी ना सेल थ्योरी। सेल थ्योरी पढ़ाने के टाइम पे मैंने क्या बोला था कि जो विषाणु होते हैं वो कोशिकाओं से नहीं बने हुए होते। तो भाई सिंपल सी बात है, जब कोशिकाओं के बारे में बात हो रही है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो विषाणु कहाँ से आ गए, वायरस कहाँ से आ गए। हाँ, तो ऐसे मत करो, जो पढ़ा दिया है उसको अच्छे से तो रिवाइज रिकॉल करो ना। ठीक है, तो हमने क्या देखा, तो इससे सिंपली क्वेश्चन पूछता है बच्चों
क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा? पहला कि प्रोकैरियोटिक कोशिका से कौन बने? तो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो बैक्टीरिया को आपने यहाँ पे उठाया, और बैक्टीरिया की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बैक्टीरिया जो होता है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, नील शैवाल प्रोकैरियोटिक का बना हुआ है, ठीक है। फिर जंतु कोशिका, पादप कोशिका, कवक और प्रोटोजोआ, ये सभी किसके यहाँ पर बने हुए हैं? तो आंसर करना यूकैरियोटिक कोशिका के यह यहाँ पर बने हुए होते हैं, ठीक है। चलो समझ आ गया यहाँ तक? क्लियर हुआ? चलो अब यहाँ पर हम सभी शुरू करेंगे इसके आगे, ठीक है। गौरव ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, ठीक है, बार बार वही सेम चीज नहीं पढ़ाई जाएगी आपको। चलो अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में? लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सेल। अब हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे? लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सेल, यानी कौन सी कोशिका यहाँ पर बड़ी होती है और कौन सी कोशिका यहाँ पर सबसे छोटी होती है। चलो इनके ऊपर अब हम सभी यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो वन लाइन में इस तरह के काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर जो शुरुआत होगी, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में, पूरे संसार में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, यही प्रश्न आपसे सबसे पहले पूछा जाता है। कौन सी होती है? और इसका जो सही यहाँ पर आंसर है वो है माइकोप्लाज्मा। क्या होती है बच्चों? माइकोप्लाज्मा। तो लिखेंगे यहाँ पर माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि मैम माइकोप्लाज्मा होती क्या है, क्या होती है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो चलो लिखते हैं यहाँ पर कि माइकोप्लाज्मा बच्चों एक तरह की बैक्टीरिया होती है। क्या होती है? यह एक तरह की बैक्टीरिया, एक तरह का यह जीवाणु होता है। कैसा होता है? एक तरह का यह जीवाणु होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, आप सभी ने एंटीबायोटिक का नाम सुना है? एंटीबायोटिक, एक बच्चा कह रहा है पिक से समझाइए। सब कुछ समझाएंगे, ठीक है, सब कुछ समझाया जाएगा, सब कुछ। ये लो चित्र देखना है, लो देखो, पहले चित्र देख लो। तुम लोग देख लिया सारे चित्र? खुश मन में थोड़ा सा अच्छा सा फील हुआ होगा कि अरे वाह आज तो चित्र देख लिया हमने, है नीरज? जीवन सफल हो गया होगा। तो सबसे छोटी कोशिका है वो क्या है? माइकोप्लाज्मा। और यह क्या होती है? एक जीवाणु यहाँ पर होती है। बेटा आप सभी ने ना एक शब्द यहाँ पर सुना होगा, एंटीबायोटिक। अभी मैं सब कुछ पढ़ाऊंगी कि एंटीबायोटिक क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सब हम पढ़ेंगे। लेकिन आप यहाँ पे लिखो सबसे पहले कि जीवाणु रोधी के बारे में आपने सुना होगा। बच्चा जो जीवाणु रोधी होता है ना, ठीक है, जो जीवाणु रोधी मोक्ष की प्राप्ति हो गई, हाँ ठीक है। और सैटरडे को कहाँ थे तुम पेंडुलम बाबा? चलो ओके। तो एंटीबायोटिक की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर जीवाणुओं के बारे में बात करते हैं, तो जो जीवाणु होते हैं वो हमें बहुत सारे इन्फेक्शन देते हैं, मतलब बहुत सारे रोग हमें यहाँ पर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें जीवाणुओं को मारना होगा तो हम कौन सी दवाई खाएंगे? तो आंसर करना एंटीबायोटिक खाएंगे। तो जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जो डॉक्टर यहाँ पर होती है वो आपको दवाई देते हैं, ठीक है। क्या दवाई देते हैं? एंटीबायोटिक। कि अगर बैक्टीरिया की वजह से, जीवाणु की वजह से कोई भी फंगल इन्फेक्शन अगर आपको हो रहा होगा तो टैबलेट्स वगैरह आपको दे देंगे और आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो जीवाणु की अगर आप यहाँ पे बात करो तो जीवाणुओं को मारने के लिए, यानी बैक्टीरिया की वजह से अगर कोई भी यहाँ पर दिक्कत हो रही है तो उसको खत्म करने के लिए क्या दी जाती है? एंटीबायोटिक यहाँ पर दी जाती है। पर यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी। बेटा अभी रुक जाओ थोड़ा सा, ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन सब कुछ कराऊंगी, परेशान मत हो, ठीक है। सुनो अभी इसको पढ़ लो। अब यहाँ पर बात आती है कि जब हम माइकोप्लाज्मा के बारे में बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा भी हमको रोग देता है। कई बार यह हमारे फेफड़े में निमोनिया जैसे रोग भी देता है। तो निमोनिया जो होता है ना, वो बहुत सारी बैक्टीरिया दे सकती है, जिसमें माइकोप्लाज्मा भी एक है, ठीक है।
भाई निमोनिया जैसा रोग दे सकता है। अब यहाँ पर जो डॉक्टर होंगे वो लेकिन एंटीबायोटिक नहीं देंगे। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, ये भी तो जीवाणु है, इसको मर जाना चाहिए था। पर ध्यान यहाँ पर यह रखना, सबसे पहले ध्यान यहाँ पर यह रखना है कि माइकोप्लाज्मा एक ऐसी बैक्टीरिया होती है जो किसी भी एंटीबायोटिक से नहीं मरती है। क्या? किसी भी एंटीबायोटिक से यह नहीं मरती है। समझ आ रही बात? मैंने क्या कहा, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा एक ऐसी बैक्टीरिया होती है जो एंटीबायोटिक से नहीं मरती है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है, भाई ऐसा क्यों कि ये एंटीबायोटिक से क्यों नहीं मर रही है, क्या हो गया भाई, क्यों नहीं मर रही है? तो ध्यान से सुनो, यहां से क्वेश्चन बनता है। बच्चों जब कभी भी एंटीबायोटिक बनाया जाता है तो किसे देख के बनाया जाता है? सेल वॉल को देख के बनाया जाता है, यानी कोशिका भित्ति को देख करके बनाया जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई भी बैक्टीरिया है तो क्या बैक्टीरिया की सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है? हाँ बिल्कुल पाई जाती है। बैक्टीरिया की सेल जब हम देखते हैं तो क्या उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है? क्या सेल वॉल पाया जाता है? हाँ बिल्कुल पाया जाता है। और जो भी एंटीबायोटिक बनाई जाती है ना, वो किसे देख के बनाई जाती है? इसी कोशिका भित्ति को देख के बनाई जाती है कि हम एक ऐसी दवाई का यहाँ पर निर्माण करें जो इस कोशिका भित्ति को तोड़ दे, खत्म कर दे। तो जब कोशिका भित्ति टूट जाएगी, जब ये खत्म हो जाएगी, तो बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली मर जाएगी। तो एंटीबायोटिक जो होता है वह किसको देख के बनाया जाता है? कोशिका भित्ति को डिजाइन करके यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। पर मैं क्या कह रही हूं कि भाई किसी भी एंटीबायोटिक से माइकोप्लाज्मा नहीं मरता। क्यों? इसलिए क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होता ही नहीं है। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होता ही नहीं है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे कि अब्सेंस ऑफ सेल वॉल, अब्सेंस ऑफ सेल वॉल। तो आंसर आपको यहां पे क्या करना है कि कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है, और इसी वजह से कोई भी एंटीबायोटिक यहां पर कार्य नहीं कर पाती है। ओके, समझ आया? डन यहां तक? ठीक, चलो अब एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूं। जो भी हमारा माइकोप्लाज्मा होता है उसको हम सभी पीपीएलओ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? पीपीएलओ के नाम से हम सभी यहाँ पर इसे जानते हैं। अब ये पीपीएलओ क्या होता है, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म इसे कहा जाता है। और हिंदी में क्या कहेंगे? प्लूरो निमोनिया जैसा जीव, इसे कहा जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ये यहां पर क्या मतलब है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो चलो इसको भी समझते हैं। तो नाम से समझ आ रहा है कि कुछ निमोनिया जैसी बात तो कुछ हो रही है भाई। इसका मतलब कि ये निमोनिया जैसा रोग यहाँ पर करता है। तो अगर आप यहाँ पे बात करते हो किसके बारे में? माइकोप्लाज्मा के बारे में, तो ये निमोनिया जैसा रोग देता है, ये बात हमें समझ आ गई। लेकिन प्लूरो, प्लूरो का क्या मतलब है? प्लूरो का मतलब होता है हमारा फेफड़ा। तो हमारे फेफड़े में ये निमोनिया जैसा रोग पैदा करता है, और इसीलिए इसको हम सभी क्या कह रहे हैं? पीपीएलओ के नाम से जानते हैं। तो देखो यहां से दो क्वेश्चन बनेगा, पहला पीपीएलओ की फुल फॉर्म पूछेगा, और दूसरा कहेगा कि ऐसा कौन सी बैक्टीरिया है या ऐसा कौन सा जीव है जिसको हम सभी पीपीएलओ के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो आंसर करना वो माइकोप्लाज्मा ही है। वो क्या है बेटा? माइकोप्लाज्मा ही यहाँ पर है। अच्छा, सपना यहाँ पे पूछ रही है कि मैम फफूंदी क्या होता है? एक ब्रेड लेना या रोटी लेना, ठीक है, रोटी को 2-3 दिनों के लिए छोड़ देना, तो उसके ऊपर आप देखो सफेद सफेद काला काला सा कुछ उग जाता है, वही होती है फफूंदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो पीपीएलओ हम इसे यहाँ पर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट और आगे बढ़ते हैं। हम सभी माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ एनिमल किंगडम भी बोलते हैं, यानी जंतु जगत का जोकर भी बोलते हैं।
अब जोकर क्या होता है भाई? जोकर तो आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, आप तो खैर छोटे हो काफी, पहले सर्कस लगते थे। तो सर्कस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ना, तो सर्कस में आपने देखा होगा कि एक जोकर आता था, और वो जोकर होते हैं, वो कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी मुंह बनाते हैं, कभी मुस्कुराते हैं। ठीक, तो जो जोकर होते हैं ना, वो बहुत सारी फेशियल एक्सप्रेशंस यहाँ पर देते हैं, बहुत ज्यादा। अब आप देखोगे कि जो फेस होता है उसको बहुत ज्यादा यहाँ पर हिलाते डुलाते हैं, और बहुत ज्यादा यहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशंस यहाँ पर बनाते हैं, है ना। यानी वह अपने शेप को लगातार चेंज करते रहते हैं, अपने जो चेहरे की आकृति होती है उसको लगातार चेंज करते रहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे माइकोप्लाज्मा को आपने इस तरीके से देखा, कुछ समय के बाद हो सकता है ये कुछ इस तरह से दिखाई दे, हो सकता है कुछ समय बाद ऐसे दिखाई दे। तो यह अपने शेप को लगातार चेंज करता है। जैसे अमीबा भी अपने जो मतलब शेप होता है उसको लगातार यहाँ पर चेंज करता रहता है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे कि यह भी क्या करेगा, हाँ, नाक में बल्ब लगा लेता है, गेंद लगा लेता है, ठीक है। तो उसी तरह से यह अपने जो शेप होता है, अपना जो आकार होता है, उसको क्या करता रहता है बच्चों, यहाँ पे चेंज करता रहता है, और इसी वजह से इसको क्या कहा जाएगा, जोकर यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा और आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और चलो। अब बात आती है कि कई बार हम इसे MLO के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा माइकोप्लाज्मा होता है उसको हम सभी कई बार MLO के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। अब MLO का क्या मतलब है? फुल फॉर्म है मॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, और हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, अणु जैसा जीव। अणु जैसा जीव, ठीक है। यानी अणु के समान होता है, ये इतना छोटा होता है कि इसको हम कह देते हैं कि एक मॉलिक्यूल जितना छोटा लग रहा है ये, ठीक है। तो आपको यह यहाँ पर ध्यान में रखना है कि MLO मतलब मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, अणु जैसा यह छोटा यहाँ पर होता है। और इसको किस जगत में रखा जाता होगा, तो आंसर करना, मोनेरा जगत में रखा जाता है। अब मैं आपको जो प्रिंट फॉर्म में दूंगी वो कैसे आपको मिलेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ बच्चों। माइकोप्लाज्मा को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखते हो तो माइकोप्लाज्मा माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ ऐसा दिखाई देता है, इसका शेप चेंज होता रहता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आपको यह ध्यान में रखना है कि जो सबसे छोटी इकाई की अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो, तो सबसे छोटी जो कोशिका होती है वह कौन होती है, माइकोप्लाज्मा ही होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर यह जीवाणु होता है, और इसके अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया, कोई भी एंटीबायोटिक इसके ऊपर काम नहीं कर पाती, कोई भी एंटीबायोटिक यहाँ पर हम सभी यूज नहीं कर सकते इसको मारने के लिए। इसका जो आकार होता है बच्चों वो काफी छोटा होता है, 0.1 से लेकर के 0.5 mm तक होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, सब VVI है, ठीक है, सारे VVI है। ठीक, आगे हम बात करेंगे PPLO का क्या मतलब है। PPLO की फुल फॉर्म बताइए, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया ऑर्गेनिज्म की तरह, ठीक है। फिर आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि इसे क्या कहा जाता है, जोकर कहा जाता है, जोकर ऑफ एनिमल किंगडम इसे कहा जाता है, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया बच्चों यहाँ पर आपको कि इसे हम सभी MLO के नाम से भी जानते हैं, अणु जैसा जीव, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। और फिर आता है यहाँ पर कि यह मोनेरा किंगडम के अंदर रखा जाता है। इसको किस जगत के अंदर पढ़ते हैं हम सभी, मोनेरा जगत के अंदर हम सभी इसे यहाँ पर पढ़ते हैं। आई बात समझ, क्लियर हुआ, समझ आई बात कुछ, ठीक है, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये सभी क्या था कि भाई ये था हमारा सबसे छोटा कोशिका, हमारी सबसे छोटी कोशिका यही है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। समझ आया बच्चों, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ठीक है ये तो बहुत अच्छा, लेकिन इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने देखा कि सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन सी है। एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन सी है। अब यहाँ पे कुछ कहोगे मैम क्या बात कर रहे हो, अभी तो हमने पढ़ा था माइकोप्लाज्मा, हम तो तुरंत यहाँ पर फट से इसका आंसर कर देंगे, लेकिन वो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, वो आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, तो ध्यान से सुनो।
अगर कभी भी आपसे यह पूछता है कि सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन सी होती है, तो आंसर करना है यहाँ पे, उस बैक्टीरिया का नाम है डायलिस्टर न्यूमोनिस्ट। क्या नाम है उसका यहाँ पे? डायलिस्टर न्यूमोनिस्ट। अब आप कहोगे कि मैम अंतर क्यों? पहले तो हमने माइकोप्लाज्मा पढ़ा, तो माइकोप्लाज्मा को हमें छोटा रखना चाहिए था, यहाँ पे हम दूसरा क्यों पढ़ रहे हैं? तो ध्यान से सुनो कि बैक्टीरिया का मतलब है एक ऐसी बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल उपस्थित हो, ट्रू बैक्टीरिया, सचमुच की बैक्टीरिया, एक सही बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहां पर अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन सी है, तो आंसर क्या करना है? डायलिस्टर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, कोशिका या सेल सबसे छोटी कौन सी है, तब आंसर क्या करना है? माइकोप्लाज्मा। तो दोनों में अंतर आपको समझ आया? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन सी है, तब आपको क्या आंसर करना है? डायलिस्टर, ठीक है। बाकी इसमें कोशिका भित्ति मौजूद होती है और उसका साइज 0.1 से लेके 0.5 से लेके 1.6 तक होता है। पर इसके साइज के ऊपर प्रश्न नहीं आता, सिर्फ आपसे इतना पूछेगा सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन सी है? डायलिस्टर, बस बात खत्म। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। लेकिन सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन सी है बेटा? तो आंसर करना है डायलिस्टर, ठीक है। ओके मैम, मोनेरा क्या होता है? बेटा देखो, आर.एच. वॉटसन ने बहुत सारे ग्रुप्स बनाए थे, बहुत सारे किंगडम बनाए थे, 5 किंगडम, उसी में से एक मोनेरा है। अभी आपको वहां पे नहीं जाना, चैप्टर वाइज धीरे धीरे करके पढ़ना है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, रिलैक्स रहिए। चलो अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब बात आती है कि जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर? आप क्या कह रहा है यहाँ पर कि यह बताइए कि जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, और तब आपको आंसर करना है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? शुतुरमुर्ग का अंडा। आप सभी ने मुर्गी के अंडे देखे ही होंगे। ये जैसा मान लो मुर्गी का अंडा है ना, और ये क्या है बच्चों? शुतुरमुर्ग का अंडा। तो लगभग 13 से लेके 20 गुना तक यह बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो आंसर करना शुतुरमुर्ग का अंडा। कुछ बच्चे कहते हैं शुतुरमुर्ग नहीं, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, ऑस्ट्रिच एग। बहुत बढ़िया। अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वेट जो होता है वो कितना होता है? लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है, 1.4 किलोग्राम के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या इसका आमलेट बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, लोग खाते भी हैं इसका आमलेट। ओके, आई बात समझ? तो शुतुरमुर्ग का अंडा क्या है? यहाँ पे सबसे बड़ी कोशिका होती है और सबसे भारी भी होती है। कैसी होती है यहाँ पर? यह सबसे भारी भी होती है। दीपक मिल जाएगा आज शाम तक, कल तक, ठीक है, रिलैक्स हो। तो यहाँ तक समझ आ गया? तो हमने यहाँ पर क्या देखा? 3 बातें। पहली बात क्या? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। फिर उसके बाद सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन सी है? डायलिस्टर। और फिर हमने पढ़ा कि जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। क्लियर हुआ यहाँ तक? समझ आया यहाँ तक? बहुत अच्छे से, चलो बहुत बढ़िया। अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब मैंने आपको पढ़ाया था तो समझाया था कि जो प्लांट्स होते हैं, जो यहाँ पर पेड़ पौधे यहाँ पर होते हैं, ठीक है, वो सभी बेटा बहुकोशिकीय होते हैं। अगर आप यहाँ पर पेड़ पौधों के बारे में बात करो तो जनरली जो पेड़ पौधे होते हैं वह कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन अगर आपसे कभी यह क्वेश्चन पूछ दिया कि ऐसे किसी यहाँ पर एक पौधे का नाम बताओ जो कि एक कोशिकीय हो और काफी बड़ा भी हो, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि सबसे बड़ा जो एक कोशिकीय पौधा होता है, जो लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट होता है, उसका क्या नाम है? तो आंसर करना एसिटाब्यूलेरिया। क्या नाम है इसका? एसिटाब्यूलेरिया। देखने में यह कैसा होता है? कुछ इस तरह से होता है। तो यह क्या है? एक एल्गा, एक शैवाल है। तो नॉर्मली देखो, एल्गा और एल्गी, एल्गा मतलब एक, एल्गी मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो ये क्या है? एक शैवाल है, काफी बड़े साइज का यह होता है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो ये एक पूरा का पूरा क्या है यहाँ पे? एल्गा। तो ये सबसे बड़ा एक कोशिकीय पौधा होता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय पौधा कौन सा है, तब आप सभी क्या आंसर करेंगे? एसिटाब्यूलेरिया। नॉर्मली अगर आप देखो तो खुली आंखों से आप इसको देख सकते हो, 1 से लेकर के लगभग 10 सेंटीमीटर तक यह बड़ा होता है। मैम क्या शैवाल को हम खा सकते हैं? बट डिपेंड करता है ना। काफी जो प्रजाति होती है उनको खाया जाता है,
ठीक है, सब्जियों में भी प्रयोग किया जाता है, सलाद की तरह प्रयोग किया जाता है, काफी प्रोटीनिश मतलब प्रोटीन काफी उसके अंदर पाया जाता है। तो हाँ बिल्कुल आप खा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ खा गए, कि टंकी में शवाल लग गई तो उसको भी चाट के आ गए हैं। मम्मी कह रही क्या हरा हरा मुंह पे लगा हुआ है, कह रहे अरे वो ऊपर धनिया की जगह शवाल था तो उसकी चटनी भी खा के आ गए। ऐसे नहीं करना है, ये नुकसानदायक भी होते हैं। तो कुछ आपको लाभदायक भी होंगे आपके लिए, कुछ हानिकारक भी होंगे। ठीक है, हाँ चलो, पता लगा टंकी वहीं साफ कर रहे थे, इतना सारा निकल गया, खा लिया आधे। कमल का फूल नहीं है बेटा, ये कमल का फूल नहीं है, इसका नाम है एसिटाबिलेरिया। चलो अब हम बात करते हैं थोड़ा मनुष्यों के बारे में। मनुष्यों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मनुष्यों में ना 3 प्रश्न पूछता है। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, और मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाता है। तो ध्यान से सुनो, क्या अब बात हो रही है मानव शरीर के बारे में। मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका है, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, वह कौन सी होती है। और आंसर आपको क्या करना है, ओवम, जिसे ओवा या डिंब, अंडा कह सकते हो या डिंब कह सकते हो, है ना। तो जो ओवम होता है, जो एग होता है, उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें, ओवम की अगर हम बात करें या ओवा की बात करें, डिंब की बात करें, तो मानव शरीर में यह सबसे बड़ा होता है। और इसका जो साइज होता है वह 0.15 से लेके लगभग 0.2 mm तक होता है। कई बार यह इतना बड़ा होता है कि इसको आप खुली आंखों से भी देख सकते हो। ठीक है, खुली आंखों से भी आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, फिर ये तो हो गया क्या, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, अब आगे बात आती, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, और तब यहां पर आपको आंसर करना है, वो है शुक्राणु। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, शुक्राणु, शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु। ये कितनी होती है, 5.0 माइक्रोन मीटर होती है। कितनी होती है बेटा, पॉइंट लगा लेना, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे लगानी है। 5.0 माइक्रोन मीटर यह लंबी होती है। और अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि अच्छा ठीक है चलो ये बात तो हमें यहाँ पे समझ आ गई है, अब ये बताइए कि दूसरे नंबर पर सबसे छोटी कौन सी होती है, तो आंसर करना है RBC। दूसरे नंबर पर सबसे छोटी कौन सी होती है, तो आंसर करना है RBC। RBC क्या होता है बताइए, RBC क्या होता है, बताया हुआ है ना, रेड ब्लड कार्पस्कल्स, लाल रक्त कणिकाएं। बहुत बढ़िया। तो लाल रक्त कणिकाओं की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यह दूसरे नंबर पर सबसे छोटी होती है, लगभग 7.5 माइक्रोन मीटर तक यह होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन उतना नहीं पूछता, ज्यादातर जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है वो क्या पूछा जाएगा कि यह बताओ कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, और आंसर क्या करना है आपको यहाँ पे, शुक्राणु। ठीक है, डन। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, डिंब यानी ओवम, और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है यहाँ पे, RBC, सॉरी शुक्राणु। और दूसरे नंबर पर सबसे छोटी कौन सी है, तो आंसर करना है हमारा RBC। अब ऐसे ही मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, और तब यहाँ पे आप क्या आंसर करेंगे, न्यूरॉन। लगभग 100 माइक्रोन तक यह लंबी होती है। सबसे छोटी क्या हो गई, शुक्राणु, और दूसरे नंबर पर सबसे छोटी क्या है, लाल रक्त कणिका। सबसे बड़ी कौन सी हो गई, डिंब यानी ओवम, और सबसे लंबी कौन सी हो गई, न्यूरॉन। अगर थोड़ा सा और डिटेल में यहां पर पूछे तो कह देना मोटर न्यूरॉन, अगर थोड़ा सा और डिटेल में पूछता है। ठीक है, मोटर न्यूरॉन। समझ आ गई बात, क्लियर हो गया। सबसे बड़ी डिंब, सबसे छोटी स्पर्म, और साथ में यहाँ पर आपका क्या हो गया, सबसे लंबी हमारी न्यूरॉन। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ, चलो बहुत अच्छे। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट को यहां पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछो ये ट्रेडिशनल मजेदार तरीके का, ये बताओ कि हमारे शरीर में ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। बताओ बताओ, न्यूरॉन, वेरी गुड, न्यूरॉन, वेरी गुड। ब्रेन नहीं होगा, न्यूरॉन। ब्रेन तो बेटा एक अंग है ना, एक ऑर्गन है,
मैंने पूछा कौन सी सेल है, सेल क्या होगा, न्यूरॉन। बहुत अच्छे, चलो बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, आपको पढ़ाया था मैंने, है ना, सैटरडे की क्लास में। और यही कारण है कि मस्तिष्क में पुनर्नियोजी क्षमता सबसे कम होती है। और एक क्वेश्चन उसी से संबंधित कि तंत्रिका कोशिकाएं विभाजित नहीं कर सकती हैं क्योंकि उनमें क्या नहीं होता, क्योंकि उनमें क्या नहीं होता। और इसका सही जो आंसर बनेगा वो है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम याद आया, याद आया बच्चों? हाँ बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, क्लियर हुआ। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पुष्प पादप के बारे में, मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में हम सभी यहाँ पर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह बताओ कि सबसे लंबी पादप कोशिका कौन सी होती है। अभी तक आप लोगों ने जितना भी पढ़ा होगा उसमें पढ़ा होगा जूट, पर जूट गलत है, ठीक है। आपको जो यहाँ पर आंसर करना है वो क्या है, रेमी का रेशा। तो ये देख सकते हो रेमी का पौधा है, इसके एक रेशे को अगर निकालो तो ये काफी लंबा होता है, ठीक। तो रेमी का जो रेशा होता है बच्चों, ठीक है, वही सबसे लंबी पादप कोशिका कहलाई जाती है। हाँ दूसरे नंबर पर आप जूट लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका रेमी का रेशा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तब आप सभी क्या करेंगे यहाँ पर, जूट। ओके विवेक, आप रोज रोज दुकान क्यों जा रहे हो, पढ़ाई करो घर पे बैठ के, रोज रोज दुकान चल दे रहे हो तुम, गलत बात है, क्यों जा रहे हो दुकान। मैम ये तो पुदीना जैसा दिख रहा नहीं, ये पुदीना नहीं है, ये है रेमी, ठीक है। चलो ओके आगे बढ़े। तो रेमी के रेशे की अगर हम बात करें ये लगभग 190 सेंटीमीटर लंबा होता है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है रेमी का रेशा। और अगर ऑप्शन में रेमी का रेशा नहीं दिया है तो जूट का रेशा आप सही लगा देना, ठीक है। चलो अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि सभी तरह के एनिमल्स में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। सभी तरह के एनिमल्स हम देख लेंगे, सभी तरह के जंतु देख लेंगे हम, ठीक है, जानवर देख लेंगे हम, उनमें सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। और अगेन जो आंसर बनेगा वो क्या है, न्यूरॉन। तो हम अगर मनुष्य के बारे में बात करते हैं और अगर हम जंतु यानी एनिमल के बारे में बात करते हैं, दोनों में ही आप सभी देखोगे कि जो सबसे लंबी कोशिका होती है वह कौन सी होती है। तो आंसर यहां पर बढ़ना है वो है हमारा न्यूरॉन, ठीक है। ओके चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है। ये भी क्वेश्चन मैंने देखा था, सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है। और इसका यहाँ पे आंसर करना है स्पाइरीलम, 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 ठीक है। और स्पाइरीलम की अगर हम बात करें तो यह क्या है, ये भी जीवाणु है और इसका नाम है स्पाइरीलम, ठीक है। अब स्पाइरीलम इसको क्यों यहाँ पर कहा जा रहा है, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो आप सभी ने देखा है, इसकी शेप देखो पहले फिर मैं आपको बताती हूँ। इसकी शेप देखो, इस तरह से है, इस तरह से है, ठीक। तो आप सभी आजकल एक नोटबुक इस्तेमाल करते होगे, स्पाइरल नोटबुक दे देना भैया, ऐसा बोलते हो ना आप सभी, स्पाइरल नोटबुक। तो वो क्या है, A4 साइज का एक नोटबुक है जिसमें स्प्रिंग लगी हुई होती है। तो स्प्रिंग की तरह, स्पाइरल की तरह, गोल गोल कुंडलित आकृति का, है ना। तो वही क्या हो गया, जलेबी की तरह, हाँ ठीक है बहुत अच्छे, स्पाइरल की तरह। तो वही क्या हो गया आपका यहाँ पर सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका। और इसकी जो शेप होती है वह कैसी होती है, स्प्रिंग की तरह होती है, स्पाइरल होती है, और इसी वजह से हम इसे स्पाइरिलम के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ तक ही था। अब एक बार फटाफट से इसको रिवाइज आप सभी यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो शुरू है, सभी अपना गोला बारूद लेके तैयार हो जाओ और चलो बताओ सबसे पहले सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। फटाफट एकदम धड़ल्ले से मैसेज आना चाहिए। चलो बताओ सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। माइकोप्लाज्मा, वेरी गुड। नेक्स्ट, सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन सी होती है। सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन सी होती है, आंसर करना डायलिस्टर। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, बहुत बढ़िया, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये सबसे भारी भी होती है, ये कोशिका सबसे भारी भी होती है।
नेक्स्ट, सबसे बड़ा एक कोशिकीय पौधा कौन सा है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय पौधा कौन सा है? एसिटाब्यूलेरिया, जो कि क्या है हमारा एक प्रकार का एल्गा, एसिटाब्यूलेरिया, वेरी गुड। नेक्स्ट, सबसे बड़ी मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? वेरी गुड, डिम्ब, ओवम, गुड, वेरी गुड। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु, बहुत बढ़िया। और दूसरे नंबर पर सबसे छोटी कौन सी है? लाल रक्त कणिकाएं, बहुत अच्छे। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? बहुत बढ़िया, न्यूरॉन, वेरी गुड। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, कि पादप कोशिका में सबसे लंबी पादप कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी पादप कोशिका कौन सी है? लॉन्गेस्ट प्लांट सेल कौन सा है? रेमी का रेशा, वेरी गुड। और अगर रेमी नहीं दिया है तो जूट, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, सबसे लंबी जंतु कोशिका कौन सी होती है? यानी एनिमल में सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? आंसर करना है यहाँ पे न्यूरॉन। फिर आएगा, सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? और आंसर क्या करना है यहाँ पे हमारा? स्पाइरेलम, यानी कि जीवाणु। ठीक है बच्चों, खत्म, ओके, खत्म। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि A4 साइज के PDF में आज दे दूंगी आपको, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ होगा, तुम लोग खुद से पॉइंट लगा लेना, ठीक है। 5.0 माइक्रोन है ये, ठीक है, गलती से 50 टाइप हो गया है, वो एक पॉइंट लगाना भूल गए हैं शायद, तो इसको लिखना है 5.0, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज का जो टॉपिक इतना ही था, उम्मीद करती हूँ कि सभी को अच्छे समझ आया होगा। और इसके बाद अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, ठीक है। कल ये बताओ कि टेस्ट लूं या नया चैप्टर शुरू करूं? बताइए, कल टेस्ट लूं जितना भी पढ़ाया है उसका, या फिर ये रटने वाली बात कौन कह रहा है? मैम रटने से याद हो जाता है पर भूल जाता है। बेटा रट क्यों रहे हो, समझो ना चीजों को, समय दो। मैम टेस्ट करवा दीजिएगा, अच्छा ठीक है। तो कल पूरा का पूरा जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक, उसका हम करेंगे टेस्ट, ठीक है। तो सभी अपने रॉकेट, मिसाइल, गोला बारूद, पिस्टल, बंदूक सब एकदम लोड करके लेके आएंगे। कल आप लोग का युद्ध होगा, यहाँ पे महायुद्ध तो अभी नहीं है, कल युद्ध होगा आप लोग का, ठीक है। टेस्ट लिया जाएगा, तो सभी बच्चे यहाँ पर पूरी तैयारी, हाँ AK-47 लाएंगे, हाँ बहुत बढ़िया। तो कल हम करेंगे टेस्ट, ठीक है बच्चों, चलो। और इसकी जो PDF है वो आप लोगों को आज की कक्षा मतलब मिल जाएगी A4 साइज की, ठीक है। ये वाली भी मिल जाएगी, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस वाली भी मिल जाएगी, और सेल ऑर्गेनेल भी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।